वेलकम टू आवर चैनल शाइन अवार्ड। ये जो वीडियो ये आपकी एक रिवीजन वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 12 का आपका शिक्षा शास्त्र का मतलब कि पार्ट 1 का जो चैप्टर 1, 2, 3, 4 है, उसके आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग देख लेंगे, मतलब कि जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इन चारों चैप्टर से। तो ये चारों के चारों चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो भी क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ वो सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जितने भी इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है वो देखने वाले हैं, मतलब कि एक रिवीजन वीडियो होने वाली है। इससे पहले हम लोग इन सभी वीडियोस के अच्छे से क्वेश्चन आंसर देख चुके हैं, और उन्हीं में से जो क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम लोग इस वीडियो में दोबारा से देखेंगे। तो जहाँ यहाँ पे जो ये नंबरिंग है उस पर आप बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन उठाए हुए हैं इसलिए नंबरिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है, लेकिन क्वेश्चन आप अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा के पाठ्यक्रम का सामान्य विवरण प्रस्तुत कीजिए। ये आपका वैदिक कालीन शिक्षा वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको प्राचीन वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो प्राचीन भारतीय शिक्षा थी उसे दो वर्गों में बांटा गया था। पहला था प्राथमिक शिक्षा, दूसरी थी उच्च शिक्षा। सभी शिक्षा को दो वर्गों में बांटा गया है, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। मतलब कि ये जो चीज़ है ये हमारे प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इन दोनों ही स्तरों की शिक्षा के निर्धारित पाठ्यक्रम सामान्य विवरण निम्नलिखित है। तो जो प्राथमिक शिक्षा होती थी उसमें क्या था कि आज की प्राथमिक शिक्षा और प्राचीन युग की प्राथमिक शिक्षा में अंतर था। आज की बात, उस समय क ख ग अथवा गणित के प्रारंभिक सिद्धांत नहीं पढ़ाए जाते थे। उस समय सर्वप्रथम बालक और बालिकाओं को मूल मंत्रों का उच्चारण सिखाया जाता था। इसमें मतलब क्या बताया जा रहा है कि जो अभी जो है प्राथमिक शिक्षा चल रही है और जो प्राचीन काल में जो प्राइमरी एजुकेशन होती थी उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसे कि अभी क्या होता है, अभी स्टार्टिंग में बच्चों को ABCD और क ख ग और जैसे कि मैथ के थोड़े ऐसे फॉर्मूले वगैरह पढ़ाए जाते हैं जो कि स्टार्टिंग के होते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, वहाँ पे मंत्र वगैरह पढ़ाया जाता था। मंत्र जैसे कि गायत्री मंत्र हो गया, और ये सारे मंत्र जो थे वो बच्चों को पढ़ाए जाते थे, सिखाए जाते थे। इसके बाद छात्र पढ़ना लिखना सीखते थे और उसके उपरांत उन्हें व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। प्राचीन काल में प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय सम्मिलित थे। जो प्राचीन काल में जो प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम थे उसमें कौन कौन से विषय थे? सामान्य या प्रारंभिक भाषा विज्ञान, मतलब कि जो स्टार्टिंग का व्याकरण होता है, ग्रामर होती है, उसका अध्ययन कराया जाता था। प्रारंभिक व्याकरण का, प्रारंभिक छंद शास्त्र का तथा प्रारंभिक गणित का। उसके बाद आ जाती है हमारी उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में क्या होता था, तो जो प्राचीन काल में आर्य लोग उच्च शिक्षा को बहुत अधिक महत्व देते थे। उनका विचार था कि उच्च शिक्षा के अभाव में आत्मोन्नति और आत्मकल्याण संभव नहीं है। तो जो आर्य लोग होते थे प्राचीन काल में, वो लोग जो है उनको जो उच्च शिक्षा होती थी उसको बहुत ज़्यादा मतलब कि उनका बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। वो सभी लोग उच्च शिक्षा ग्रहण करते थे। बहुत लोग होते थे जो प्राइमरी एजुकेशन है सिर्फ उसे ले लेते थे, उसके बाद उच्च शिक्षा को स्किप कर देते थे, नहीं लेते थे। लेकिन जो आर्य लोग होते थे उनको ज़्यादा महत्व रखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो उच्च शिक्षा है उसके बिना हम हमारा आत्मोन्नति नहीं कर पाएंगे और ना ही उनका आत्मकल्याण हो सकेगा। यह शिक्षा वास्तव में विशेष योग्यता की प्राप्ति के लिए की जाती थी। वैदिक काल में उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम जो निम्न विषय सम्मिलित थी, कौन सा था? जो पहला था वो था चारों वेद। वेद कितने होते हैं? हमारे 4 वेद होते हैं, सभी को पता है कौन से होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये जो वेद थे, इन चारों वेदों की शिक्षा दी जाती थी। कब? उच्च शिक्षा के अंतर्गत। इतिहास पढ़ाया जाता था, पुराण पढ़ाए जाते थे। पुराण कितने होते हैं? 18 पुराण होते हैं, आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। व्याकरण, तर्कशास्त्र, ब्रह्म विद्या, वेद विद्या, नीति शास्त्र, ज्योतिष, शिल्प, संगीत आदि, तो ये सारे जो विषय होते थे ये आपके उच्च शिक्षा में आते थे। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद जो क्वेश्चन हमारा वो है, वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से आना चाहिए कि जो वैदिक कालीन शिक्षा दी जाती थी उसके उद्देश्य क्या थे। तो चलिए देख लेते हैं। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य का वर्णन करते हुए अल्तेकर ने लिखा है। अल्तेकर एक मतलब की शिक्षा शास्त्री हैं, विद्वान हैं। उन्होंने क्या लिखा है कि ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिकता तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता के उन्नत तथा राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रचार प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श थे। तो अल्तेकर जी ने क्या लिखा है? ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना, चरित्र का निर्माण करना, व्यक्तित्व का विकास करना, नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों के बारे में बताना, उनका पालन करना, सामाजिक कुशलता की उन्नति कराना, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण करना, उसका प्रचार प्रसार करना ही जो भारतीय प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य और आदर्श होते थे। संक्षेप में प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? धार्मिक भावना का विकास। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता था कि धार्मिक भावना का विकास, और जो प्राचीन कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था, एकदम जो चरम सीमा का उद्देश्य था, वो था मोक्ष की प्राप्ति करना। सबसे इम्पोर्टेंट यही उद्देश्य था कि
आप शिक्षा ग्रहण करिए ताकि आप मोक्ष की प्राप्ति कर सके। सेकंड आ जाता है चरित्र का निर्माण और विकास करना, व्यक्तित्व का समग्र विकास करना, नागरिक और सामाजिक विकास करना, युवकों को जीविकोपार्जन के लिए समर्थ बनाना और संस्कृति एवं ज्ञान का संरक्षण प्रसार एवं विकास करना। तो ये कुछ उद्देश्य थे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट वाले क्वेश्चन देख रहे हैं, लघु उत्तरी वाले, इसीलिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसी टाइप से आपके लॉन्ग बनते हैं तो आप मिक्सअप करके और अपने आप से थोड़ा थ्योरी वगैरह बना के लिख सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे। तो अगर जो आपने और भी आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप प्रीवियस ईयर जो हमारी वीडियो है प्रीवियस वाली वो देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है हमारा वो है प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था में उपनयन संस्कार का समान परिचय प्रस्तुत कीजिए। उपनयन संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जो है आपका क्वेश्चन बहुत बार बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से देखिएगा। तो विचारकों का मत है कि ब्राह्मणों को 5 वर्ष, क्षत्रिय के 6 वर्ष और वैश्य 8 वर्ष में विद्या अध्ययन प्रारंभ कर देना चाहिए। पहले क्या होता था, जो थी जब विद्या आरंभ करने की आयु निर्धारित थी सभी वर्गों के लिए, जैसे जो ब्राह्मण लोग होते थे जब उनके बालक जो होते थे वो 5 ईयर्स के हो जाते थे तब वो शिक्षा मतलब कि ग्रहण करने के लिए योग्य हो जाते थे, मतलब कि वो शिक्षा ग्रहण कर सके थे। और जो क्षत्रिय होते थे वो 6 वर्ष के हो जाते थे तब वो शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, और जो वैश्य होते थे वो 8 वर्ष के, और जो शूद्र होते थे उनकी शिक्षा निषेध थी उस टाइम पे। तो शूद्रों को विद्यादान करने का अधिकार नहीं था। शिक्षा प्रारंभ करने से पूर्व प्रत्येक बालक का उपनयन संस्कार किया जाता था। प्राचीन काल में बिना उपनयन संस्कार के बालक ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता था। इसके द्वारा बालक को गुरु मंत्र का उपदेश दिया जाता था। तो इसमें क्या होता था उपनयन संस्कार में कि जब जो है ब्राह्मण के बालक की आयु 5 वर्ष, क्षत्रिय के 6 वर्ष और जो वैश्य होते थे उनके बालक की आयु 8 वर्ष हो जाती थी, तब उन लोगों का उपनयन संस्कार होता था। इसमें क्या होता था कि वो आते थे अपने घर से, उनको नहलाया जाता था, अच्छे से कपड़े पहनाए जाते थे, और उसके बाद जो है उनसे मंत्र वगैरह बुलवाए जाते थे, गायत्री मंत्र का उच्चारण कराया जाता था। तो इस टाइप से करके उनका उपनयन संस्कार किया जाता था। उसके बाद वो शिक्षा प्राप्त करने योग्य हो जाते थे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबे हो सकता है लेकिन आप लोग पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि हम लोग इसमें 4 चैप्टर कवर कर रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वीडियो तो लंबा हो ही जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थे हमारे कुछ फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस। अब हम लोग आते हैं सेकंड चैप्टर पे, जो कि हमारा बौद्धकालीन शिक्षा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बुद्ध के समय में प्रव्रज्य या प्रव्रज्य संस्कार कैसे मनाया जाता था। जैसे कि हमारा वैदिक काल में उपनयन संस्कार होता था शिक्षा प्रारंभ के समय, वैसे ही बौद्ध काल में हमारा कौन सा संस्कार होता था, प्रव्रज्य या फिर प्रव्रज्य संस्कार। ठीक है, आप दोनों टाइप से बोल सकते हैं, दोनों ही सही हैं। तो ये जो संस्कार होता था इसमें क्या होता था, तो प्रव्रज्य संस्कार बौद्ध शिक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषता थी। यह संस्कार बालक की शिक्षा प्रारंभ करने के अवसर पर आयोजित किया जाता था। प्रव्रज्य का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना, अतः यह संस्कार बालक द्वारा अपना घर छोड़कर शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी बौद्ध मठ के लिए गमन करने का घोतक है। तो प्रव्रज्य संस्कार का विवरण विनय पिटक एक वो होता है, बौद्ध धर्म में कुछ ग्रंथ वगैरह होता है, विनय पिटक में ऐसे इसका जो है उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार इस अवसर पर बालक सिर के बाल मुंडवाकर एवं पीले वस्त्र धारण कर मठ के में भिक्षुओं के सम्मुख एक श्लोक का 3 बार उच्चारण करते हैं। इस श्लोक को बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, इस प्रकार विधिवत शपथ ग्रहण करने के उपरांत बालक को प्रधान भिक्षु द्वारा सामान्य उपदेश दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जिसमें उसके मुख्य रूप से 10 आदेश दिए जाते हैं। उदाहरण, चोरी न करना, जीव हत्या न करना, असत्य न बोलना, शुद्ध आचरण नहीं करना आदि, अशुद्ध आचरण नहीं करना आदि। तो ये क्या होता है, ये जो प्रव्रज्य संस्कार है ये जैसे कि वैदिक काल में होता था शिक्षा आरंभ के समय, वैसे ही बौद्ध काल में शिक्षा आरंभ के समय होता था। इसमें होता क्या था, इसमें जो बालक होते थे वो आते थे और उनके बाद उनको भी ऐसे ही नहलाया धुलाया जाता था। उनके बाल हटा दिए जाते, मतलब टकला कर दिया जाता था, बाल हटा दिए जाते, बाल मुंडवा दिए जाते थे, और उसके बाद उनसे मंत्र वगैरह बुलवाए जाते थे। वो मंत्र क्या था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि। ये जो था ये मंत्र बुलाया जाता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लिखेंगे अगर जो हाईलाइट करके, तो बहुत ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद ये जो है ये शपथ दिलाई जाती थी। उसके बाद जो भिक्षु होते थे वहाँ पे जो प्रधान भिक्षु होते थे, भिक्षु कौन होते थे, शिक्षक वही जो होते थे, वो बालक को थोड़े उपदेश देते थे कि आप जो है ये शपथ लीजिए कि आप कभी चोरी नहीं करेंगे, किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे और आप कभी भी अशुद्ध आचरण नहीं अपनाएंगे। तो ये सारा कुछ होकर उनका जो है प्रव्रज्य संस्कार होता था। वस्तुतः ये आदेश विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता के समान थे। इस उद्देश्य के उपरांत बालक को मठ की सदस्यता प्राप्त हो जाती थी। उसे नवशिष्य, समर या सामनेर कहा जाता था। ये आपका ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि जो बौद्धकालीन में जो बालक होते थे उन्हें क्या बुलाया जाता था,
तो ये कभी कभी सामनेर आ जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कभी कभी भिक्षु भी बुलाया जाता है, श्रवण भी बुलाया जाता है और सामनेर भी बुलाया जाता है। इसलिए आप सभी वर्ड्स को अच्छे से याद रखिएगा कि कहाँ पे क्या बुलाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, बौद्धकालीन शिक्षा के गुण कौन से थे, मुख्य गुण क्या थे, बौद्धकालीन जो शिक्षा थी उसके मुख्य गुण क्या थे। तो चलिए देख लेते हैं। जो पहला था वो था प्राथमिक एवं उच्च स्तर पर सभी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था होना, जाति पात के भेदभाव को दूर कर धनी व निर्धन, पुरुष व स्त्री सभी लोगों के लिए शिक्षा का प्रबंध होना। बौद्धकालीन शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यही थी, सबसे बड़ा गुण यही था कि वहाँ पर जाति पात नहीं देखा जाता था, स्त्री पुरुष नहीं देखा जाता था, धन और निर्धन नहीं देखा जाता था, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे कोई भी हो, आपको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, विभिन्न प्रकार के विद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा शिक्षा केंद्रों की स्थापना की गई थी। जीवनोपयोगी, ज्ञानात्मक एवं कौशलात्मक विषयों का संगठन करना, संयम, नियम पालन, अनुशासन, आदर्शों पर ध्यान देना, पाठ्य पुस्तक रचना, सुरक्षा, पुस्तकालयों का विकास करना, स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक, शिल्प एवं ललित कलाओं की शिक्षा प्रदान करना का विकास करना, प्राचीन आधार पर होते हुए भी नवीन शिक्षा की ओर उन्मुख होना, सामाजिक तथा सामुदायिक जीवन की प्रगति पर बल देना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भावना से छात्रों को नैतिक, धार्मिक, ज्ञानात्मक, आर्थिक और राजनीतिक विकास करना। तो ये सारे कुछ बौद्धकालीन शिक्षा के गुण थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये था हमारे बौद्धकालीन। अब हम लोग देखेंगे मध्यकालीन शिक्षा के कुछ जो आपके चैप्टर हैं, मध्यकालीन शिक्षा, मुस्लिमकालीन शिक्षा, उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन शिक्षा के केंद्रों के बारे में लिखिए। जो मध्यकालीन शिक्षा के मुख्य केंद्र थे वो कौन थे, उसके बारे में हमें बताना है। या फिर क्वेश्चन आपका ऐसे भी बन सकता है कि मध्यकालीन शिक्षा संस्था के रूप में मक्तब तथा मदरसों का समान विवरण कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। जो मक्तब होता है यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है, प्राथमिक शिक्षा, और मदरसों में उच्च शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो मक्तब में मौखिक शिक्षा विधि के प्रयोग से बालकों को शिक्षा दी जाती थी। जो मक्तब होते थे वहाँ पे क्या होता था, ओरल शिक्षा दी जाती थी, मुंह से बोल के मौखिक रूप में। बालकों को कलमा एवं कुरान की आयतें रटाई जाती थी। कक्षा में सभी छात्र एक साथ पहाड़ी बोलकर कंठस्थ करते थे। प्रारंभ में सरकंडे की कलम से तख्ती पर लिखना सिखाया जाता था और बाद में कलम से कागज पर लिखना सिखाया जाता था। मध्य युग में बालकों को उच्च शिक्षा मदरसे में दी जाती थी। मदरसे भी दो प्रकार के होते थे। प्रथम वे जहाँ धार्मिक, साहित्यिक तथा सामाजिक शिक्षा दी जाती थी, और द्वितीय वे जहाँ चिकित्सात्मक और अन्य प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। मदरसों में छात्र के रहने का भी व्यवस्था होती थी और अन्य आवश्यक सुविधाएं थी। तो क्या होता था, जो मकतब होता था वहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी, मौखिक रूप से दी जाती थी, ओरल दी जाती थी, बोल के पढ़ाया जाता था, मतलब उन्हें कुरान की आयतें वगैरह पढ़ाई जाती थी और कलमा वगैरह पढ़ाए जाते थे और पहाड़े वगैरह कंठस्थ कराए जाते थे। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है हमारा मदरसा। मदरसे में क्या होता था, यहाँ पे उच्च शिक्षा दी जाती थी, लेकिन मदरसे भी दो टाइप के होते थे। पहला वो मदरसा जहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, साहित्यिक, सामाजिक, इस टाइप की शिक्षा दी जाती थी, और दूसरा वो जहाँ पे जैसे चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा हो गई या फिर अन्य किसी भी ऐसे शास्त्रों की शिक्षा हो गई जो कि बालकों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, तो वो वाला मदरसा होता था। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, मध्यकालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य का उल्लेख कीजिए। जो मध्यकालीन शिक्षा थी उसके उद्देश्य क्या थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो वो क्या है, चलिए देख लेते हैं। भारतीय शिक्षा के मध्यकाल को मुस्लिम अथवा इस्लामिक शिक्षा का काल कहा जाता है। 712 ईस्वी से भारत पर मुसलमानों का आक्रमण प्रारंभ हो गया था। इसके प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को नष्ट करने का प्रभाव आरंभ मतलब जो है प्राचीन जब 712 ईस्वी में जो क्या हुआ था, जो मुसलमानों का आक्रमण था वो भारत में होने लगा था, जिसके बाद क्या हुई थी, जो हमारी वैदिक कालीन शिक्षा थी और बौद्धकालीन शिक्षा थी उसका जो प्रभाव था वो धीरे धीरे कम होता गया और अंततः पूरा नष्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ था, 1206 ईस्वी में भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, औरंगजेब जैसे शासकों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को समूल नष्ट करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप शिक्षा प्रणाली का स्वरूप बिल्कुल बदल गया और भारत में एक नई शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ, जो कि किस नाम से प्रसिद्ध हुई, मध्यकालीन शिक्षा या फिर मुस्लिमकालीन शिक्षा। तो इस काल बल्कि इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था, पहला था इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तो मुस्लिमकालीन शिक्षा का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो उद्देश्य था वो यही था कि वो लोग जो है इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहते थे, अपनी संस्कृति के बारे में लोगों को बताना चाहते थे। सेकंड था ज्ञानार्जन करना। तीसरा था नैतिकता का विकास करना, यद्यपि इस काल में नैतिकता प्राचीन काल से भिन्न थी। शिक्षा के द्वारा ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करना जिससे इस्लामी शासन भारत में स्थायी रूप ले सके और विरोधियों का शासन ना हो सके। फिफ्थ था व्यक्ति का चरित्र निर्माण, भौतिक उन्नति करना तथा सांसारिक वैभव प्राप्त करना, मुस्लिम सिद्धांतों, कानूनों एवं सामाजिक प्रथाओं का विकास करना। तो ये कुछ उद्देश्य थे मुस्लिम कालीन शिक्षा के। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं हमारा फोर्थ चैप्टर, जो कि है हमारा ब्रिटिश कालीन शिक्षा।
तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला वो है ब्रिटिशकालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो ब्रिटिशकालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। तो निम्नलिखित है एक उद्देश्य। जो पहला है हमारा वो है अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। मतलब कि जब ब्रिटिशकालीन शिक्षा आई थी तो वहाँ पे शिक्षा का माध्यम क्या हो गया था, इंग्लिश हो गया था। इंग्लिश भाषा में ही शिक्षा दी जाती थी। फलस्वरूप भारतीय शिक्षा का समुचित विकास ना हो सका। सेकंड था ब्रिटिशकालीन शिक्षा में भारतीयों को पाश्चात्य संस्कृति में रंग दिया। वे अपनी संस्कृति को भूलकर भौतिक में सागर में डूबते जा रहे थे। तो जब ब्रिटिश शिक्षा आई तब जो क्या हुआ था, जो भारतीय थे वो भी पाश्चात्य शिक्षा की ओर ज़्यादा प्रभावित होने लगे। उनको पाश्चात्य शिक्षा दी जाने लगी जिससे कि वो अपनी संस्कृति को धीरे धीरे भूलने लगे थे और वो पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ते गए। थर्ड था भारतीय शिक्षा में समाज में बाबू वर्ग नामक एक नए वर्ग का जन्म हुआ। मतलब कि जो मिडिल क्लास है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उसका जन्म ब्रिटिशकालीन शिक्षा के टाइम पर ही हुआ था। इस वर्ग ने ब्रिटिश शासन को सहयोग देकर राष्ट्रीय हितों का कुठाराघात किया। उसके बाद है ब्रिटिश शिक्षा में भारतीयों को अधार्मिक, अनैतिक तथा भौतिकवादी बना दिया। उन्हें प्राचीन भारतीय आध्यात्मिकता के महत्व का ज्ञान ना रहा। लास्ट पॉइंट है हमारा, ब्रिटिश शिक्षा में जनसाधारण की शिक्षा को पूर्ण उपेक्षा की और देश में निरक्षरता का बोलाबाला हो गया था। तो आई होप आपको समझ में आएगा। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रतिपादित निस्यंदन सिद्धांत का सामान्य विवरण लिखिए। ये जो निस्यंदन सिद्धांत है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप इसे बहुत ही अच्छे से लर्न करेगा। तो जो लॉर्ड मैकाले ने भारत में शिक्षा की व्यवस्था के विषय में एक विवरण पत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व पश्चिम संबंधी विवाद उठ खड़े हुए थे। इसी संदर्भ में मैकाले द्वारा निस्यंदन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। इस सिद्धांत की मान्यता कि यदि जो है समाज में उच्च वर्ग को समुचित शिक्षा प्रदान की जाए तो उस स्थिति में जो शिक्षा है वो उच्च वर्ग से स्वतः ही निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। तो ये सिद्धांत इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें ये बताया गया था कि अगर जो मतलब कि आप लोग जो है शिक्षा जो है सिर्फ उच्च वर्ग वालों को दीजिए, मतलब कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनको आप शिक्षा दीजिए और जो शिक्षा है वो छन छन के निम्न वर्गों तक उनसे खुद ही पहुंच जाएगी। ये उनके द्वारा कहा गया था, इसीलिए इसे छनई का सिद्धांत भी कहा गया है, कहीं कहीं पर पूछा जाता है, और निस्यंदन सिद्धांत भी कहा गया है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो इस तथ्य को अर्थात मैथ्यू ने इन शब्दों में स्पष्ट किया कि सर्वसाधारण में शिक्षा ऊपर से छन छन कर पहुंचनी थी। बूंद बूंद करके भारतीय जीवन के हिमालय से लाभदायक शिक्षा नीचे बहे, जिससे वह कुछ समय में चौड़ी और विशाल धारा में परिवर्तित होकर शुष्क मैदानों को सिंचन करे। मैकाले के निस्यंदन सिद्धांत के अनुसार सरकार का दायित्व केवल उच्च वर्ग को शिक्षित करना था तथा निम्न वर्ग स्वतः ही उच्च वर्ग के संपर्क में आकर क्रमशः शिक्षित हो जाएगा। तो ये था हमारा निस्यंदन सिद्धांत। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो भी मैंने आपको बताए हैं, ये सारे रिवीजन के दृष्टि से यहाँ पे आपके लिए रखे गए थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। और ऐसे ही हम लोग रिवीजन की सीरीज चला रहे हैं, सभी सब्जेक्ट का ऐसे वन शॉट में रिवीजन करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।